हेलो। यस सर। आवाज आ रहा है सबको? क्या चल रहा था तुम लोग का जनरल जीओसी में? बताओ कहाँ तक हम लोग कवर कर लिए? एसिडिक स्ट्रेंथ स्टार्ट किए थे। एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके। एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चंस कराए थे क्या कुछ? कितने क्वेश्चंस यस कराए सर। थे हिमांशु? सर 12 हम्म। क्वेश्चंस कराए थे। चलो ठीक है, और भी देते हैं कुछ कुछ। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने में एक चीज ध्यान रखना है तुमको। जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको हम लोग रिमूव करते हैं, और एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद जो स्पीसीज बचेगा उसको हम लोग कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। तो किसी भी कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो कंपाउंड उतना ज्यादा एसिडिक है ना। तो हम लोग बेसिकली एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, उसके बाद जो कॉन्जुगेट बेस बचेगा, कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो वो कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा, अगर कॉन्जुगेट बेस लेस स्टेबल होगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगा। क्लियर है? सब में हम लोग ऐसे ही कर रहे थे, ठीक है। तो उसी तरीके से तुमको करके देखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है कंपाउंड्स का। तो यहाँ पे देखो, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं और भी। 12 क्वेश्चंस हुआ था ना, उसके आगे का देखना। बोर्ड सबको दिख रहा है ना? स्क्रीन दिख रहा है? नो सर। स्क्रीन ही दिख रहा है? एक नो मिनट। सर। चलो, अभी विजिबल है स्क्रीन? यस। ओके। तो चलो उसके आगे का क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, ठीक है। 13th नंबर इसमें देखना। एक मिनट रुको, फटाफट अब करते जाना। OH, ठीक है। ये NO2, NO2, और यहाँ पे NO2, और दूसरा कंपाउंड है इसमें OH, NO2, ये NO2, और तीसरा कंपाउंड OH, और ये NO2। चलो इसमें कंपेयर करो तो। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। COOH, और यहाँ पे SO3H, ये COOH, और ये NO2। 14th है ये। फिफ्टींथ। क्वेश्चंस लिखते जा रहे हो ना? हेलो, सुन रहे हो तुम लोग? यस सर।
सब में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, करते जाओ सब में। जो लॉजिक बताया सिंपल, जो करना है वही, हर केस में वही चीज एप्लीकेबल होगा, उसमें और कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, यहाँ तक लिख चुके हो 21 तक? हेलो, यस सर। ठीक है 21 तक करो। ये क्वेश्चन नंबर 20 और 21 में दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो तीन तीन एसिडिक हाइड्रोजन गिवन है ना, ए बी सी करके मेंशन किया हुआ है। सॉरी, इसमें बेसिकली तुमको इन तीनों एसिडिक हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, मतलब कौन सा हाइड्रोजन आसानी से, सबसे आसानी से लूज होगा, कौन सा हाइड्रोजन उससे डिफिकल्ट होगा लूज करना, उस तरीके से तुमको करना है। तो इन तीनों एसिडिक हाइड्रोजन का तुमको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है इसमें। चलो करो पहले इतना, फिर आगे का करते हैं। 13 से लेकर 21 तक करो पहले। क्वेश्चन लिख लियो ना सब लोग? हेलो, क्वेश्चन नोट कर लियो सब लोग? यस सर। सोएब, यस सर। चलो तो बनाओ फिर, जल्दी करना थोड़ा, ये नहीं कि पूरा क्लास ही लगा देना इसी में। जल्दी जल्दी कंपेयर करो, जैसे बताएं वही सारे मेथड्स फॉलो करो।
सर नीचे कीजिए ना 20 और 21 बाकी। अच्छा हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया सब लोग? बताओ। यस। क्या आया ऑर्डर बताओ। 3 कंपाउंड्स हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? ए बी सी, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर। ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, सबका यही आया क्या? यस सर। यस सर। देखो एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे OH का हाइड्रोजन ही है, यहाँ पे O से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है। अब ये अगर निकाल दोगे यहाँ पे तो कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा उसको, वो सबसे ज्यादा स्टेबल जिस केस में होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उसका सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे देखोगे NO2 का कौन सा इफेक्ट लग रहा है? -M। ये वाला भी NO2 -M लगेगा और ये भी NO2 -M। यहाँ पे ये NO2 -M लगाएगा और ये भी 2 -M लग रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही -M ऑपरेट करेगा। तो कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए कौन सा चाहिए? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप चाहिए। तो फर्स्ट वाले केस में 3 -M लग रहा है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा कॉन्जुगेट बेस को। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा A, फिर B, फिर C। समझ गए बात? चलो 14 का बताओ तो। बी ग्रेटर देन बी ए। ए। B ग्रेटर देन A, क्यों? रीजन बताओ। सर -M इफेक्ट। -M इफेक्ट, ओके। अब यहाँ पे देखना तुम लोग, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है इसमें पहला जो ग्रुप अटैच्ड है वो COH और दूसरा ग्रुप SO3H। तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा इसमें? एक बार में तो कोई एक ही हाइड्रोजन निकालोगे ना तुम लोग, तो सबसे मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है? COOH वाला का, वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हाइड्रोजन जो है, या फिर सल्फोनिक एसिड वाला हाइड्रोजन? बताओ तो, इन दोनों में से मोर एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा? फटाफट जल्दी बताओ। बोलो जल्दी से, COOH वाला हाइड्रोजन मोर एसिडिक है या SO3H वाला? कोई बोल ही नहीं रहा है कुछ। सोहेब? सर COH। क्यों? अरे दोनों से, ये तो लास्ट क्लास में भी इस टाइप का क्वेश्चन किए थे, SO3H और COH वाला। ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किस में बनेगा? SO3 वाले में बनेगा ना। क्या? जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स करोगे हाइड्रोजन हटा के, तो ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किस में बनेगा? COH वाले में या SO3H वाले में? बताओ तो। SO3H। ऑलरेडी तुम लोग को एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी बता चुके हैं। सल्फोनिक एसिड क्या होता है? वो मोर एसिडिक होता है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लास्ट क्लास में भी एक एग्जांपल किए थे हम लोग, जिसमें कि मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कंपेयर किए थे। तो इन दोनों में यहाँ पे कंपेयर अगर करना है हमको, तो सी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो हाइड्रोजन है उससे ज्यादा एसिडिक ये SO3 वाला होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन है। तो मोर एसिडिक हाइड्रोजन है तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, वहां से हाइड्रोजन रिमूव करोगे जो मोर एसिडिक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लिख लेना कि ऑलवेज
remove H plus from most acidic part। समझ गए? तो अगर दो हाइड्रोजन तुमको दिख रहे होंगे रिमूव होने वाले हैं, तो उसमें से हम सबसे पहले किसको रिमूव करेंगे? जहां से रिमूव करने पे वो ज्यादा स्टेबलाइज होगा। तो ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पे SO3 माइनस जो है ये मोर स्टेबलाइज्ड होगा रादर देन CO2 माइनस, क्योंकि यहाँ पे ये मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा, इसलिए ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हाइड्रोजन जो है। ठीक है, तब यहाँ पे फर्स्ट वाले कंपाउंड में जो हाइड्रोजन रिमूव होगा ये SO3 से रिमूव होगा, SO3H वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो अगर ये हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो तो यहाँ पे COH ग्रुप ये किसकी तरह बिहेव करेगा? बताओ, ये कौन सा इफेक्ट यहाँ प्रोड्यूस करेगा? COH ग्रुप -M लगाएगा हिमांशु। यस और यहाँ पे देखो इन दो सेकंड वाले मॉलिक्यूल में तो कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें तो कंपेयर नहीं करना है ना, इसमें तो यही वाला रिमूव होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हाइड्रोजन। तो यहाँ पे NO2 कौन सा इफेक्ट लगाएगा? अब यहाँ पे NO2 -M लगा रहा होगा। तो देखो एक -M लगा रहा है COH और दूसरा -M लगा रहा है यहाँ पे NO2 माइनस। ठीक है, बोलो अब इसमें कैसे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग? सर NO2 का -M इफेक्ट ज्यादा होता NO2 का है, -M इफेक्ट ज्यादा होता NO2 का -M इफेक्ट ज्यादा होता है। यहाँ पे -M के बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं क्या यहाँ पे हम लोग? बताओ हिमांशु, कौन सा मोर एसिडिक होना चाहिए? सिर्फ बी ना होगा। बी होगा। यहाँ पे दो दो जगह पे ये हाइड्रोजन शो कर रहा है ना, यहाँ पे दो दो एसिडिक हाइड्रोजन है जो कि आसानी से रिमूव हो सकते हैं और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। और पहले वाले में तो सिर्फ एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है ना जो रिमूव हो सकता है। क्लियर है? अब किसी भी कंपाउंड में डालोगे मोर एसिडिक कंपाउंड कौन शो करेगा ये बताओ? यहाँ पे सिर्फ एक ही एसिडिक हाइड्रोजन को हम लोग रिमूव कर सकते हैं और उसको स्टेबलाइज कर रहा है ये -M इफेक्ट। यहाँ पे दो दो एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं और दोनों में मतलब मान लो अगर यहाँ से हम लोग रिमूव किए तो इसके कॉन्जुगेट बेस को ये -M स्टेबलाइज करेगा, और दूसरा अगर ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो उसके कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करेगा SO3H। ये भी तो -M शो कर सकता है ना, SO3H -M शो कर सकता है या नहीं? ये बताओ। जैसे COH ग्रुप -M शो कर सकता है, एट द सेम टाइम SO3H भी तो -M शो कर सकता है। बोलो। यस सर। यस तो मतलब पहले वाले कंपाउंड के पास दो दो एसिडिक हाइड्रोजन है और दो दो एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव होंगे। मान लो एक बार में तो एक ही एसिडिक हाइड्रोजन निकालोगे तो उसको स्टेबलाइज करेगा दूसरे ग्रुप का -M इफेक्ट। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि दो दो एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव हो सकते हैं और साइमल्टेनियसली भी हो सकते हैं। मोर एसिडिक ये है, पहले ये होगा उसके बाद ये हो सकता है। समझ रहे हो बात? तो दोनों ग्रुप जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन लूज कर सकता है और वो एसिडिक हाइड्रोजन लूज करने के बाद जो भी कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसको दोनों ग्रुप्स का -M जो है वो स्टेबलाइज कर रहा होगा। तो ऑब्वियसली उस केस में हम लोग देखेंगे यहाँ पे दो दो पॉसिबिलिटीज हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन ये लूज कर सकता है। तो पहला वाला कंपाउंड ही तो मोर एसिडिक होगा ना सेकंड वाले से। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही एसिडिक हाइड्रोजन का कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, उसको NO2 जो है -M से स्टेबलाइज कर रहा है। अब यहाँ पे अगर ये पूछा जाता, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए बता दिया कि यहाँ पे अगर पूछा जाता इन दोनों में से COH ग्रुप और SO3H ग्रुप में
कौन मोर एसिडिक है, तो मोर एसिडिक हाइड्रोजन किसका हो जाएगा बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड का या सल्फोनिक एसिड का? बोलो। सल्फोनिक 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 एसिड का। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि पहला H+ हम लोग मोस्ट एसिडिक पार्ट से रिमूव करते हैं, उसके बाद दूसरा H+ हम लोग रिमूव करेंगे दूसरे जगह से। तो सबसे पहला H+ वहीं से लूज होगा जहां से वो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन जहां पे प्रेजेंट है। क्लियर है ना ये चीज? समझ आया? सूरज? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो 15th नंबर। 15 नंबर अच्छे से करना। हो गया 15th? बताओ ऑर्डर हिमांशु। सर CDBA। क्या बोल रहे हो? CDBA। CDBA, चलो देखते हैं। यहाँ पे तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ से COH ग्रुप का ही हाइड्रोजन लूज होगा। अब यहाँ पे CH3 कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है बताओ? CH3 हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, चलो ठीक है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है। CD3 ये कौन सा शो कर रहा है? ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ थर्ड थर्ड वाले में जो CH3 है ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? +I। प्लस आई, क्योंकि मेटा पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस नहीं हो सकता है। रेजोनेंस मतलब उस ग्रुप के साथ वो रेजोनेटिंग इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन तो नहीं हो पाएगा मेटा पोजीशन पे। और यहाँ पे CD3 ये भी कौन सा इफेक्ट शो करेगा? ये भी फोर्थ वाले में प्लस आई ही शो करेगा। तो अब बताओ सबसे मोस्ट एसिडिक कौन सा होना चाहिए? अब सब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो हमको पता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो हाइपर कॉन्जुगेशन वाला तो लेस स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस जो भी बनेगा। ठीक है, तो C या D में अब हमको देखना है, C या D में सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस किसका होगा? बता सकते हो C या D में किसका होगा? तो प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, CH3 का या CD3 का? CD3 CD3 का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, तो मतलब CD3 वाला कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो लेस स्टेबल होगा एज कंपेयर टू CH3। तो C सबसे ज्यादा एसिडिक है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा? C के बाद D आ जाएगा। हाँ चलो, अब A और B में बताना। तो ये तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे किए C और D। अब A और B में क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करता है, इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा डोनेट करता है। तो अब हाइपर कॉन्जुगेशन जो है किसका हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, किसमें इजिली हो सकता है, CH3 में या CD3 में? CH3। CH3 में, क्योंकि CD बॉन्ड बता चुके हैं, CD बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट है, तो ब्रेक करना डिफिकल्ट है तो वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन इजिली नहीं होगा। CH3 में हाइपर कॉन्जुगेशन आसानी से हो सकता है। तो यहाँ पे CD3 जो है ये लेस हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसके बाद आ जाएगा B, और सबसे लिस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा? A, क्योंकि वो मोर इजिली हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर्स बना सकता है, क्योंकि वहां पे CH बॉन्ड इन्वॉल्व है। तो यही हो जाएगा ना, CDBA। क्या कोई दिक्कत किसी को भी? पूछो, किसी को डाउट है इसमें तो बताओ। सानिया नो सर। समझ आ रहा है ये यस सर। चीज? ठीक है, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट अगर हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे, तो वो कॉन्जुगेट बेस को कम स्टेबल करेगा, कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी को वो कम करेगा। तो कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी अगर कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। समझ गए बात?
बात समझ आया या नहीं? यस सर। तो यहाँ भी हम लोग वैसे ही चेक कर रहे हैं। तो जो जितनी आसानी से यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा था, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो वीक इफेक्ट है एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट से लेस इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा और हाइपर कॉन्जुगेशन से मोर इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। तो इसलिए ये ऑर्डर आया। चलो 16th का बताओ, तो क्वेश्चन नंबर 16 ए और बी में बताना है, फटाफट बताओ। सर बी हिमांशु का बताओ। ज्यादा। बी का ज्यादा होगा, रीजन? सर हाइपर कंजुगेशन लगे। हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे देखो, अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है, तो अल्काइल ग्रुप्स इंडक्टिव इफेक्ट भी शो कर रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी कर रहा है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन मोर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे टोटल कितने हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर्स हैं? 3 हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है ना। और इस केस में कितने हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकते हैं बताओ, सेकंड वाले में कितने हाइपर कॉन्जुगेशन, डिग्री ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? तो 2। 2 है। अब बताओ, डिग्री ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इसका 2 है, इसका 3 है, तो मोर हाइपर कॉन्जुगेशन पहले वाले में हो रहा है और लेस हाइपर कॉन्जुगेशन जो है दूसरे वाले में हो रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, तो यहाँ फर्स्ट वाले में ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और सेकंड वाले में कम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो जितना कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली इसमें सेकंड वाला कंपाउंड जो है वो मोर एसिडिक है देन फर्स्ट। समझ आ रहा है बात? तो यहाँ पे ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी को घटाएगा और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। 17th बताओ रुचिका, 17th का आंसर बताओ। सर ए ज्यादा होगा 20, ए ज्यादा होगा बी से, क्यों? क्योंकि एफ का माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे माइनस आई लग रहा है, सीएल का भी माइनस आई लग रहा है, लेकिन सीएल के केस में एक और चीज तो तुम लोग को बता चुके हैं, बैक बॉन्डिंग होगा। बैक बॉन्डिंग होता है या नहीं, ये बहुत सारे केसेस में आ भी चुका है। फ्लोरीन बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता है क्योंकि फ्लोरीन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल है क्या? नहीं है। लेकिन क्लोरीन के पास क्या, थर्ड पीरियड के एलिमेंट होने की वजह से इसका डी ऑर्बिटल जो है पूरा खाली है, तो डी ऑर्बिटल में ये बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो बैक बॉन्डिंग से अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो एक और ये इफेक्ट शो कर सकता है। कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस एम या माइनस एम, बताओ तो कौन सा माइनस इफेक्ट? माइनस एम, क्योंकि बैक बॉन्डिंग से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है अपने ऑर्बिटल में। तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट देखो किधर हो रहा है, बेंजीन रिंग से इसकी तरफ आएगा, इसके ऑर्बिटल की तरफ आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस रिंग से बाहर कर रहा है, तो ये माइनस एम शो करेगा यहाँ पे। तो माइनस आई तो शो कर रहा है, लेकिन वेकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से ये एक माइनस एम एडिशनल इफेक्ट शो कर सकता है। ठीक है, जो कि फ्लोरीन में ये माइनस एम पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके पास कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होता है। अब बताओ, अब इसके बेसिस पे कौन मोर एसिडिक हो जाएगा, फर्स्ट या सेकंड? बी सेकंड। सेकंड विल बी मोर एसिडिक देन फर्स्ट। ठीक है, ध्यान रखना ये सब एग्जांपल, ये यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का सीन है, बैक बॉन्डिंग की वजह से ये हो रहा है। चलो 18th बताओ तो। सर ए ज्यादा। ए ज्यादा होगा, यहाँ पे कोई बैक बॉन्डिंग का केस होगा क्या? नहीं सर। मेटा पोजीशन पे इन्वॉल्व है, तो मेटा पोजीशन पे कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं, मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस हो ही नहीं सकता है, मतलब रेजोनेंस में बेंजीन रिंग के साथ वो डीलोकलाइज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा इफेक्ट ऑपरेट करेगा, माइनस आई ऑपरेट करेगा, फ्लोरीन का माइनस आई और यहाँ भी क्लोरीन का माइनस आई। बताओ किसका माइनस आई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमूव करेगा एज कंपेयर टू क्लोरीन, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमूव करेगा वो कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी उतना ज्यादा हाई, और कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा हाई। तो इसमें कंपाउंड फर्स्ट का एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो सेकंड से ज्यादा होगा। डिफरेंस देख रहे हो ना, 17th और 18th में क्या डिफरेंस है, समझ आया सूरज? यस सर। अभिषेक?
अभिषेक नहीं कर रहा ये क्लास। अभिषेक प्रजापति यस सर। आ रहा है समझ में तुमको? यस सर। मानसी यस सर। चलो 19th का बताओ, 19th का आंसर क्या होगा? बी ज्यादा। बी ज्यादा होगा, क्यों, रीजन? सिर्फ ग्रुप का एलिमेंट है तो सर साइड से देखेंगे तो। हाँ, तो यहाँ पे देखो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, दूसरा वाला कॉन्जुगेट बेस बनेगा S पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो O पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल है या S पे? एस पे। S पे, तो ये मोर स्टेबल है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी विल बी मोर एसिडिक देन फर्स्ट। क्लियर है ना? सिंपल है, ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 20 में 3 एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहे हैं। अब इन तीनों एसिडिक हाइड्रोजन के स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, कौन मोर एसिडिक होगा कौन लेस एसिडिक होगा, इस तरीके से अरेंज करना है। बताओ तो ऑर्डर क्या होगा? ए बी सी तीनों का करना है। बोलो बोलो, आसान है ये, सिंपल है। स्टेबिलिटी बस देखना है, कहां से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे हम लोग तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी कहाँ पे होगा, जहां जहां से हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद मैक्सिमम स्टेबिलिटी का केस बन रहा है वो मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से कंपेयर करना है तुम। तीनों जगह से तुम लोग हाइड्रोजन रिमूव करके देखो, तीनों जगह से हाइड्रोजन रिमूव करो और सब पे नेगेटिव चार्ज डालते जाओ, देखो कहाँ पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो सकता है कॉन्जुगेट बेस का, वो मोर स्टेबल हो जाएगा। बताओ कहाँ पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाला केस आया? सर ए पे। ए पे, क्यों? क्योंकि ओ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो रेजोनेंस हो सकता है। सर सी ज्यादा। सर सी पर। सी पर ज्यादा होगा। सी। चलो देखो यहाँ पे तीनों जगह पे नेगेटिव चार्ज करके देखो, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो सी वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो कहीं से रेजोनेंस में जा सकता है क्या? सी में जो ओ पे नेगेटिव चार्ज है वो किसी एंगल से कहीं पे रेजोनेंस इन्वॉल्व हो सकता है? बताओ, पहले ये आंसर दो, सी पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड होगा क्या? नो सर। तो सी वाले में तो कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो अब ए और बी में कंपेयर करते हैं। ए पे जो नेगेटिव चार्ज है, ए पे नेगेटिव चार्ज वो किसके साथ रेजोनेंस में जा सकता है बताओ? सिर्फ ये डबल बॉन्ड इसी के साथ तो जा सकता है, यस और नो? ए वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके रेजोनेंस में जा सकता है? ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है, ये रिंग में जो डबल बॉन्ड है इसी के साथ रेजोनेंस हो सकता है ना इसका। यस सर। ठीक है, अब बी पे जो नेगेटिव चार्ज है, बी पे नेगेटिव चार्ज है वो कैसे रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड होगा बताओ? ए और बी में दो जगह देखो, दोनों के केस में रेजोनेंस हो रहा है, ए में भी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड होगा, बी में भी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड होगा। अब तुमको चेक करना है कि कौन सा रेजोनेंस जो है मोर स्टेबल कर रहा है, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने का चांसेस कहाँ पे है, ए से ए में पॉसिबल है ज्यादा या बी में? बताओ, खुद ही बताओ तुम लोग, मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहाँ पे पॉसिबल है, ए के केस में या बी के केस में? फटाफट बताओ जल्दी से। सर ए। ए में ज्यादा, ए में तो बस दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा।
अरे बी में ये पाई बॉन्ड इधर भी तो जाएगा, इसके साथ भी तो रेजोनेंस में जाएगा। देखो ये इस तरीके से है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे OH है। अब मान लो ये बी वाला अगर हम लोग देख रहे हैं, तो बी वाला यही है ना, यहाँ पे ये O नेगेटिव आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे O ऑक्सीजन के पास, तो ये बॉन्ड किधर तोड़ोगे, इस डायरेक्शन में तोड़ोगे। ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया फिर, अब ये नेगेटिव चार्ज इस ये डबल बॉन्ड इधर भी तो जाएगा रेजोनेंस में। ये तो ये पूरा कॉन्जुगेशन में ही तो है ना, बोलो हिमांशु। ये फर्दर इधर भी तो रेजोनेंस में जा सकता है। यस सर। तो मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किस केस में मिलेगा, ए के केस में या बी के केस में? ए वाले में तो सिर्फ यही वाले डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस होगा जो कि रिंग के अंदर है। वो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस होगा क्या ए वाले में? अरे ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस होगा ए वाले में या नहीं? नहीं सर। नहीं। लेकिन बी वाले में तो ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकता है ना ए के कंपैरिजन में। खुद ही देख लो तुम लोग, ए और बी दोनों को कंपेयर कर लो, मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किस में दिख रहे हैं? सानिया तुम बताओ, ए या बी में? अरे बोलो कोई भी। सूरज? सर बी सर में। बी में। बी में ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, तो ऑब्वियसली बी वाला क्या होगा, बी से जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो मोर स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे मोर रेजोनेंस कैन टेक प्लेस। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा, और ए में लेस रेजोनेंस होगा, ठीक है। और सी में तो कोई रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है। तो ए और बी में अगर हमको कंपेयर करना है तो बी वाला मोर स्टेबल होगा, बी से जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा रेजोनेंस के थ्रू। ए वाला लेस स्टेबल होगा और सी वाला सबसे लेस होगा, क्योंकि वहां पे कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो सबसे मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होना चाहिए? हिमांशु ऑर्डर बताओ, सबसे ज्यादा कौन सा होना चाहिए? बी। बी। इसके बाद ए। ए। ए और सबसे लिस्ट क्या हो जाएगा? सी। समझ गए? ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चलो इसी पे पेस्ट है क्वेश्चन नंबर 21। 21 में भी बताओ फटाफट तुम लोग क्या आंसर दे रहे हो। उसमें भी वैसे ही अरेंज करना है तुमको, एसिडिक हाइड्रोजन का ऑर्डर अरेंज करना है। करो जल्दी से बताओ। सर CAB। CAB। ओके फाइन। और किसी का आया आंसर? यस। CAB ही आ रहा है। चलो देख लेते हैं। सब जगह पे जहां जहां हाइड्रोजन तुमको दिखाया गया, सारे हाइड्रोजन को रिमूव करके वहां पे नेगेटिव चार्ज डालो और देखो कि सबसे मैक्सिमम स्टेबिलिटी कहाँ पे आ रहा है। तो सबसे मोर स्टेबल नेगेटिव चार्ज कहाँ पे होगा? सी पे, क्योंकि यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज आया तो ये मोर रेजोनेंस हो कर सकता है, मोर डिलोकलाइजेशन। यस और नो? यस सर। बी के केस में कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा। यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज ला दोगे तो इसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा, नो रेजोनेंस। होगा क्या? और ए के केस में क्या होगा बताओ तो? ए में अगर तुम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लाओगे तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस डबल बॉन्डेड के साथ शो कर सकता है ना? यस और नो? हेलो, बोलो जल्दी फटाफट बताओ। तो ये ऑर्डर सबको समझ आया? सबसे मैक्सिमम डीलोकलाइजेशन होगा सी में, फिर ए में, और बी का बी में तो सबसे डीलोकलाइजेशन होगा ही नहीं उसमें। ठीक है, ऑर्डर समझ आया है या नहीं सबको?
हिमांशु, यस सर। रुचिका, यस सर। चलो तो कंपेयर कर लोगे। इस टाइप के क्वेश्चन हम बार बार बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को बुकलेट में भी मिलेगा और प्रीवियस ईयर अगर सॉल्व करोगे उसमें भी दिखेगा। तो इसी तरीके से हम लोग कंपेयर करते हैं, प्रोसेस सेम है। मतलब जितने भी हाइड्रोजन्स तुमको शो किए गए होंगे, सारे हाइड्रोजन्स को रिमूव करोगे, हर एक जगह एक एक करके रिमूव करना और देखना कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी कहाँ पे आ रहा है। तो सबसे मैक्सिमम स्टेबल जहां पे कॉन्जुगेट बेस बनेगा हमारा, वही सबसे मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम लोग कंपेयर करेंगे। और स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए ऑलरेडी तुम लोग को बता ही चुके हैं, स्टेबिलिटी रेजोनेंस के थ्रू आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू आता है, फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट है, वो सारा चीज सबको देखना है। तो जैसे हम लोग बाकी सारे केसेस में करते हैं उसी तरीके से यहाँ भी करना है। बस हमको देखना है कि तीनों केसेस में मैक्सिमम स्टेबिलिटी या मैक्सिमम स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कहाँ पे बन रहा है, वही हमारा सबसे मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, चलो और भी क्वेश्चंस इसमें कुछ करते हैं हम लोग 21 के आगे। 22, जैसे मान लो इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया रहेगा 2 रिंग वाला, इसमें कैसे कंपेयर करोगे। OH है यहाँ पे, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे NO2 है। ठीक है, चलो इसमें बताना तो ये OH और यहाँ पे NO2। चलो फटाफट इस कंपाउंड में बताओ तो, इन दोनों में जल्दी जल्दी बताना, विच विल बी मोर एसिडिक, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड। सेकंड, रीजन बताओ। सर पहले वाले में NO2 मेटा पोजीशन। तो पहले वाले में अगर रेजोनेंस करोगे, ये OH अगर यहाँ से रिमूव हुआ, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये जब पूरा रेजोनेंस करोगे, लीनियर रेजोनेंस जब होगा, तो यहाँ मेटा पोजीशन होने की वजह से ये -M शो नहीं कर पाएगा। यहाँ पे सिर्फ NO2 का कौन सा इफेक्ट ऑपरेट करेगा, -I ही ऑपरेट करेगा। लेकिन सेकंड वाले में ये पैरा पोजीशन पे है, तो यहाँ पे ये -M भी शो कर सकता है। तो -M हमको पता है वो मोर पावरफुल इफेक्ट है -I, ये कॉन्जुगेट बेस को ज्यादा स्टेबल करेगा। ऑब्वियसली सेकंड कंपाउंड विल बी मोर एसिडिक देन फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो 23 में बताना। यहाँ पे OH और ये NO2। यहाँ पे OH और ये NO2। चलो करो तो जल्दी से। A और B, which will be more acidic? जल्दी बताओ प्रजापति। प्रिया, यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर। आयुष, आयुष यस सर। क्या आ रहा है तुमको समझ में? यस सर। बताओ ये क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताओ हिमांशु। 23 का आंसर क्या होगा? कुछ बोल ही नहीं रहे हो यार, बोलो तो। 22 जब बता ही दिए, उसी टाइप का तो केस है इसमें। फर्स्ट वाला ज्यादा होगा।
फर्स्ट वाला ज्यादा होगा, रीजन बताओ। सर क्योंकि फर्स्ट वाले में रेजोनेंस होगा, सेकंड वाले में रिमूव होने के बाद रेजोनेंस नहीं होगा, इसलिए फिर रेजोनेंस नहीं होगा? कहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा? फर्स्ट वाले में ये एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो यहाँ NO2 जो है ये -m शो कर सकता है ना, यहाँ पे NO2 का -m इफेक्ट लगेगा या नहीं लगेगा फर्स्ट वाले में, ये बताओ। इस OH के रेस्पेक्ट में ये कौन सा पोजीशन है? इस पोजीशन पे ये रेजोनेंस शो कर सकता है या नहीं, ये बताओ। -m तो यहाँ पे ऑपरेट करेगा ना, यस सर। क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये तो पैरा पोजीशन पे हो गया ना। दोनों रिंग देखो, तुम लोग खुद देखो, ये दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन है या नहीं? ये दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन है ना। तो इस OH के रेस्पेक्ट में ये कौन सा पोजीशन हो गया? NO2 ये पैरा पोजीशन पे है एक तरह से, तो यहाँ पे तो हम लोग मान सकते हैं कि -m इफेक्ट ऑपरेट करेगा। सेकंड वाले में देखो -m ऑपरेट करेगा या नहीं करेगा, ये बताओ। यहाँ से जो नहीं। हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो सेकंड वाले में OH का तुम पोजीशन देखो, OH का पोजीशन देखो कहाँ पे प्रेजेंट है, और उसके रेस्पेक्ट में तुमको बताना है कि NO2 ग्रुप का -m लगेगा या नहीं लगेगा, बताओ। नो सर। ऑपरेट करेगा? नहीं ऑपरेट करेगा, तो इसमें -m इफेक्ट इसका नहीं लग रहा होगा। -m डज नॉट ऑपरेट। समझ में आया बात? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा? अगर -m ऑपरेट नहीं कर रहा है तो, -m अगर ऑपरेट नहीं कर रहा है तो कौन सा इफेक्ट लगेगा यहाँ पे, ये बताओ। NO2 ग्रुप का -i। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे -i लग रहा होगा। तो बताओ किस केस में कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट में या सेकंड में? सर फर्स्ट में। फर्स्ट में। तो फर्स्ट विल बी मोर एसिडिक देन सेकंड। समझ गए बात? चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें बताना तो तुम लोग। 24th, कार्बन है, हाइड्रोजन, इसके साथ 3 पीएच ग्रुप अटैच्ड है, 3 फिनाइल ग्रुप, ठीक है, इस तरीके से। एक कंपाउंड ये दिया हुआ है मेरे को, और दूसरा कंपाउंड है सी, ठीक है, और ये आपस में इस तरीके से अटैच्ड है। चलो सी और ये हाइड्रोजन। चलो इन दोनों कंपाउंड में हमको कंपेयर करना है कि विच विल बी मोर एसिडिक, फर्स्ट और सेकंड। बोलो बोलो हिमांशु, जल्दी बताओ कैसे कंपेयर कर रहे हो? सर सेकंड वाला। सेकंड वाला मोर स्टेबल होगा, क्यों, रीजन? सर क्योंकि सर रेजोनेंस होगा कार्बन। रेजोनेंस तो होगा, तो पहले वाले में भी तो रेजोनेंस होगा। तो सर नहीं दोनों होगा, फिनाइल ग्रुप के बीच में भी रेजोनेंस होगा। दोनों फिनाइल ग्रुप के बीच में भी। तो एक तरह से यहाँ पे हम लोग, हाँ ये चीज बोल सकते हैं, यहाँ पे एक तरह से जो नेगेटिव चार्ज आएगा ना, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, 3 फिनाइल ग्रुप तो अटैच्ड हैं। अब यहाँ पे एक तरह से ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है, ये तीनों के साथ रेजोनेंस में जा सकता है। मतलब यहाँ पे क्या एक तरह से क्रॉस कॉन्जुगेशन का सीन है क्या? क्रॉस कॉन्जुगेशन जैसा सिस्टम बना हुआ है या नहीं, ये बताओ। ये नेगेटिव चार्ज जो है तीनों बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस शेयर कर सकता है ना, वो तीनों बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में जा सकता है वो, यस और नो? और इस केस में जो भी नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे देखो कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज आया, तो एक डायरेक्शन में चलेगा, ये तीनों के साथ एक साथ नहीं जाएगा। इस केस में क्या होगा,
क्योंकि तीनों बेंजीन रिंग आपस में कनेक्टेड हैं, तो आपस में कनेक्टेड है तो ये किसी एक बेंजीन रिंग के साथ ये डीलोकलाइज्ड होगा, और वो बेंजीन रिंग फिर दूसरे रिंग के साथ डीलोकलाइज्ड होगा, और फिर वो तीसरे के साथ डीलोकलाइज्ड होगा। यहाँ पे बेंजीन रिंग भी आपस में क्या है, एक तरह से डीलोकलाइज्ड है, सब आपस में भी रेजोनेंस शो कर सकता है। तो एक तरह से यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ये लीनियर कॉन्जुगेशन का सीन बना हुआ है, लीनियर कॉन्जुगेशन जैसा सेटअप है। समझ आ रहा है बात? तो यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन है क्योंकि बेंजीन रिंग आपस में कनेक्टेड नहीं है। कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है किसी भी बेंजीन रिंग के साथ वो डीलोकलाइज्ड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन का नेगेटिव चार्ज है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेगा, मतलब एक बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइज्ड होगा, फिर वो दूसरे रिंग के साथ होगा, फिर वो तीसरे रिंग के साथ होगा। एक तरह से यहाँ पे लीनियर कॉन्जुगेशन हो रहा है, और पहले वाले में क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो बताओ कौन सा कॉन्जुगेशन मोर स्टेबल होता है, लीनियर या क्रॉस? सर लीनियर। लीनियर कॉन्जुगेशन मोर स्टेबल है। तो कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा इसमें, फर्स्ट या सेकंड? विच विल बी मोर स्टेबल? सेकंड। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। ये मोर एसिडिक कंपाउंड है देन फर्स्ट। समझ आया बात? यस सर। चलो एक और इसमें बताना, एक और एग्जांपल दे रहा है। एक कंपाउंड है इथाइन और दूसरा कंपाउंड है NH3। अब इसमें बताना है कौन सा मोर एसिडिक होगा, इथाइन या NH3। एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है? जल्दी बताओ रुचिका, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? बोलो जल्दी से। शोएब, शोएब। सर ए का। ए का रीजन? सर NH3 बेसिक है ना। NH3 बेसिक है, ठीक है बेसिक तो है, बट यहाँ पे हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं। चलो यहाँ देखो रीजन, हम लोग इसको यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बनाओ ना सबका, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकालोगे, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव किए तो NH2 पे माइनस आया, ये नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना, ये जो कार्बन था, ये इथाइन का जो कार्बन था ये क्या था, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था, और NH3 में जो नाइट्रोजन था इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ तो, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। sp3। तो ऐसे तो हम लोग जनरली बोलते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन जो है ये क्या है, सेम पीरियड का एलिमेंट है, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होगा कार्बन के नेगेटिव चार्ज से। समझ रहे हो ना बात? नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। बट यहाँ पे एक चीज होता है कि कार्बन का अगर sp है, कार्बन का कार्बन में भी अगर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखते हैं ना हम लोग परसेंटेज एस कैरेक्टर से डिसाइड करते हैं, तो अगर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन एटम। ये चीज ध्यान रखना कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन से ज्यादा होता है। तो इस केस में sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू NH ये sp3 hybridized nitrogen, इसलिए negative charge will be more stable on carbon, sp hybridized carbon than sp3 hybridized nitrogen। तो इसलिए फर्स्ट वाला कंपाउंड जो होगा ये मोर एसिडिक होगा देन सेकंड। समझ आया? इसको नोट करके लिख लेना ये चीज, ठीक है।
सर ये सिर्फ sp के केस में, जब कार्बन sp हो। हाँ, कार्बन जब sp होगा तभी अप्लाई करना है, बाकी अदर केसेस में नहीं। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्ट याद रखो, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो नाइट्रोजन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन से ज्यादा होगा। ठीक है, सिर्फ sp के लिए वैलिड है ये बस। ठीक है, लिख लिया ना यहाँ तक, नोट कर चुके हो? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन बनाना तुम लोग। ये कितना नंबर था? 25, 26। चलो ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन तुमको दिख रहे हैं। पहला हाइड्रोजन ये नहीं, चलो पहला हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, और तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे। अब इन तीनों का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। कौन सा मोर एसिडिक हाइड्रोजन है, कौन सा लेस एसिडिक है, ऑर्डर में अरेंज करना है। फटाफट करो, तो ये बन जाना चाहिए सबसे। सर सबसे ज्यादा 3 का। ऑर्डर बताओ। 3 2 1। 3 2 1। ओके, और कोई बताएगा? सर सर 3 1 2 3 1 2। यस सर 3 3 1 2 1। 3 1 2, हाँ करेक्ट है। देख लो सब जगह नेगेटिव चार्ज ला के देख लो क्या होगा। यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज लाए हम लोग, मान लो सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में ये रिंग पे अगर उस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो कितने हो जाएंगे? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ना। तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा बताओ? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। फर्स्ट वाले केस में देखो, फर्स्ट वाले केस में तो चलो कुछ नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। तो सेकंड वाले केस में अगर हम लोग देखें, सेकंड वाले में एंटी एरोमेटिक आ गया। थर्ड वाले केस में क्या होगा? थर्ड वाले केस में एरोमेटिक। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाएंगे, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमको पता है ये क्या होगा? एरोमेटिक रिंग बन जाएगा वो। तो थर्ड वाला आसानी से वो हाइड्रोजन लूज हो जाएगा क्योंकि वो एरोमेटिक बन रहा है, तो थर्ड सबसे ज्यादा। फिर फर्स्ट होगा क्योंकि एंटी एरोमेटिक बहुत ज्यादा हाईली अनस्टेबल हो जाता है। क्लियर है ना? ऑर्डर समझ आया? यस सर। तो ये 3 1 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? सानिया, नो सर। समझ आ रहा है या नहीं कैसे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं? यस सर। नहीं आ रहा है तो बता दो, किसी भी एग्जांपल में कोई डाउट है तो बताओ। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क के लिए दे रहे हैं, ठीक है? एसिडिक स्ट्रेंथ का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये तुम लोग होमवर्क के लिए रख लो। टोटल इसमें कंपाउंड्स दे रहे हैं हम, इसके सबके एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। स्क्रीन दिख रहा है सबको ना? हेलो यस सर। हेलो,
चलो ठीक है, ये फर्स्ट कंपाउंड है, सेकंड कंपाउंड OH और यहाँ पे CN। ठीक है, सेकंड कंपाउंड ये हो गया, थर्ड कंपाउंड हो गया, लिखते जाना इसको, OH और उसके साथ CD3 और CD3। फोर्थ है OH और यहाँ पे CH3। ठीक है, फिफ्थ है OH, इसके साथ यहाँ पे CH3 एंड CH3। फिर उसके बाद सिक्स्थ है OH CD3। सेवेंथ है OH F। एट्थ है OH NO2। नाइन्थ है OH CHO। टेंथ है OH CH3। 11th है OH CD3। 12th है सिंपली OH और 13th है OH OMe एंड 14th है OH NH2। ठीक है, तो टोटल ये 14 कंपाउंड्स गिवन है मेरे को, इन सब में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। टोटल 14 कंपाउंड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। और ये बताना है हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है इसको। क्वेश्चन लिख लियो सब लोग ना, टोटल 14 क्वेश्चंस, 14 कंपाउंड्स हैं टोटल, इसमें लिख चुके हो सब लोग? हेलो, Yes, sir. बोलो बोलो जल्दी। चलो, तो ये इसको अरेंज करके, ये तुम लोग का होमवर्क है, ठीक है, अगले क्लास में करके रखना इसको। ऐसे PDF हम सेंड कर देंगे, वहां से ले लेना तुम लोग। बाकी किसी को किसी एग्जांपल में अगर कुछ पूछना है तो बताओ, कोई भी एग्जांपल जिसमें समझ नहीं आया हो, देख लो एक बार, चेक कर लो, एसिडिक स्ट्रेंथ का कोई भी एग्जांपल जो नहीं समझ आया हो बताओ। दीक्षा, नो सर। सब आ गया, सारा एग्जांपल समझ में? यस सर। ओके, और किसी को भी पूछना है इसमें? सर 18th वाला 18th तो सर 18th 17 और 18 में क्या मतलब, उसमें भी तो क्लोरीन। 17th और 18th में तो बताए तो, फ्लोरीन सिर्फ -I शो कर पाएगा, वो वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है ना उसके पास, तो बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा ना। बैक बॉन्डिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर वो एक्सेप्ट करता है, अगर उसके यस पास वेकेंट ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन उससे खींचेगा। तो फ्लोरीन के पास वो वेकेंट ऑर्बिटल तो है ही नहीं, तो वो कहाँ से खींचेगा। लेकिन क्लोरीन जो है थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है उस बेंजीन रिंग से। तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन अगर खींच सकता है तो -M शो कर सकता है वहां पे वो।
समझ रहे हो बात? यस सर। जबकि 18th में क्यों नहीं हो सकता है -m, क्योंकि वो मेटा पोजीशन पे है ना। तो मेटा पोजीशन पे है तो वहां तो वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा ना। वहां पे वो मेसोमेरिक इफेक्ट थोड़ी ऑब्जर्व करेंगे हम लोग। ऑलरेडी देख चुके हैं ना हम लोग, शुरुआत से ही देख रहे हैं कि बेंजीन रिंग में अगर मेटा पोजीशन पे कोई ऐसा ग्रुप लगा हो तो मेटा पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट कर सकता है, मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट कर ही नहीं सकता है वहां पे। तो 18th वाले में सिर्फ और सिर्फ -i ही लगेगा दोनों का, लेकिन 17th वाले में Cl जो है पैरा पोजीशन पे वो -m शो कर सकता है बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, यस सर। और भी कुछ? हिमांशु? नो सर। नहीं, चलो तो वो क्वेश्चन करके रखना तुम लोग, ठीक है। होमवर्क वाला जो क्वेश्चन दिए हैं सब में टोटल 14 कंपाउंड्स हैं, उसको अरेंज करना है एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में, तो उसको करके रखना, बाकी अगले क्लास में करेंगे। कब कब है नेक्स्ट क्लास? कल ही है क्या? यस सर। ठीक है, तो कल करके रखना, तो उसको कल चेक कर लेंगे हम लोग, फिर बाकी आगे अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। और कुछ पूछना है किसी को? और कुछ पूछना है किसी को? आयुष? नो सर। नहीं, ठीक है फिर चलो एंड करते हैं, करके रखना उसको। तुम लोग का ये डीपीपी जा रहा है कि नहीं? यस सर। आज मिला था डीपीपी आगे का? यस सर। ओके, ठीक है फिर उसको भी करते रहो, बुकलेट भी करो, क्वेश्चंस बुकलेट से कर रहे हो, क्वेश्चंस बना रहे हो? यस सर। बनता है या नहीं क्वेश्चंस जीओसी का? अब बन रहा है? यस सर। ठीक है, ठीक है, उसमें डिस्कशन तो पूछ सकते हो उस दिन, ठीक है। बुकलेट से भी सॉल्व करना स्टार्ट करो तुम लोग, प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करो, और जो भी होगा उसको उसी दिन हम लोग डिस्कस कर लेंगे सारा। ठीक है फिर चलो, तो एंड कर रहे हैं हम। ओके, इतना करके रखना तुम लोग, बाकी कल देखते हैं अगले क्लास में।